अमीर लोग पैसा अर्न नहीं करते, वो पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं तुमसे। रुको, ये लाइन दोबारा सुनो। अमीर लोग पैसा अर्न नहीं करते, वो पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं तुमसे, मुझसे, हम सब से। तुम सोचते हो तुम पैसा कमाते हो। तुम सुबह 9 बजे उठते हो, ऑफिस जाते हो, 10-12 घंटे काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, वीकेंड पे भी काम करते हो। महीने के एंड में सैलरी आती है। तुम सोचते हो कि तुमने ये पैसा कमाया, पर नहीं। तुम पैसा कमाते हो और फिर कोई तुमसे निकलवा लेता है। ईएमआई के नाम पर, सेल के नाम पर, स्टेटस के नाम पर, ड्रीम के नाम पर। और सबसे स्कैरी पार्ट क्या है? तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये मेरा डिसीजन है, मैंने सोचा और मैंने खरीदा। नहीं, तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक सेल नोटिफिकेशन, हर एक लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सब साइंटिफिकली डिजाइंड है तुम्हारा पैसा निकालने के लिए। अमीर लोग वो डार्क साइकोलॉजी जानते हैं जो तुम्हें कभी नहीं सिखाई गई। स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, घर में नहीं, कहीं नहीं। वो जानते हैं कैसे तुम्हारी इमोशंस को ट्रिगर करें। वो जानते हैं कैसे तुमसे पैसा निकलवाएं बिना तुम्हें पता चले। वो जानते हैं कैसे तुम्हें गरीब रखें और खुद अमीर बने। ये पैसे का डार्क साइकोलॉजी है। और आज मैं तुम्हें 10 ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम्हारे ऊपर डेली यूज हो रही हैं। ये ट्रिक्स बिलियनियर्स यूज करते हैं, ये ट्रिक्स कॉर्पोरेशंस यूज करती हैं, ये ट्रिक्स हर जगह है। तुम्हारे फोन में, तुम्हारे मॉल में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे सोशल सर्कल में। इस वीडियो के बाद तुम इन ट्रिक्स को पहचान पाओगे, तुम इनसे बच पाओगे, और अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम इन्हें अपने फेवर में यूज कर पाओगे। ट्रिक नंबर 10 सबसे डेंजरस है। इसी एक ट्रिक से अमीर अमीर रहते हैं और गरीब गरीब, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। चलो ट्रिक नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड रुको यार, पहले एक छोटा सा काम कर लो। AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। सीरियसली यार, हम इतनी मेहनत से रिसर्च करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एडिट करते हैं, और ये सब फ्री में अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो ना, तो यहाँ भी सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, सब्सक्राइब का। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट जेन्युइनली हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी मैनिपुलेशन से गुजर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। अब चलो कंटेंट में वापस आते हैं। आज हम मनी डार्क साइकोलॉजी के थ्रू 10 पावरफुल ट्रिक्स कवर करेंगे जो अमीर लोग तुम्हारे ऊपर यूज करते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं ये कोई जेनेरिक टिप्स नहीं होंगी, ये रियल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी में रोज अप्लाई हो रहे हैं। पहली ट्रिक है एंकरिंग इफेक्ट, जिससे तुम्हें महंगा सस्ता लगता है और तुम ज्यादा पे करते हो बिना रियलाइज किए। दूसरी है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, जिससे तुम जल्दी में गलत डिसीजन लेते हो और बाद में रिग्रेट करते हो। तीसरी है सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन, जिससे तुम भीड़ का हिस्सा बन जाते हो और अपना यूनिक थिंकिंग खो देते हो। चौथी है पेन ऑफ पेइंग को रिड्यूस करना, जिससे तुम्हें पता ही नहीं चलता पैसा कब गया और क्रेडिट कार्ड बिल्स देख के शॉक लगते हैं। पांचवी है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, जिससे जितना कमाते हो उतना उड़ाते हो और सेविंग्स कभी बढ़ ही नहीं पाती। छठी है संक कॉस्ट फैलेसी, जिससे तुम गलत जगह पैसे और टाइम डालते रहते हो सिर्फ इसलिए कि इतना तो डाल ही चुका हूं। सातवीं है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो, जिससे तुम बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हो और फिर क्रैश में पैसा गंवाते हो। आठवीं है द डाइडरॉट इफेक्ट, जिससे एक चीज खरीदने के बाद 10 और खरीदनी पड़ती है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। नौवीं है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मैनिपुलेशन, जिससे तुम्हारी पेशेंस सिस्टमैटिकली तोड़ दी जाती है और तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एडिक्ट बन जाते हो। और 10वीं सबसे डेंजरस ट्रिक है सिस्टम डिजाइन, जिससे अमीर लोग रूल्स अपने फेवर में बनाते हैं और तुम सारी जिंदगी उनके सिस्टम में काम करते रहते हो। हर ट्रिक के साथ आपको मिलेगा एक रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल जो तुम रिलेट कर सको, और एक एक्शन स्टेप जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सको। लास्ट वाली ट्रिक सुन के आपका पूरा वर्ल्ड व्यू शिफ्ट हो जाएगा, तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं पहली ट्रिक से। पहली ट्रिक है एंकरिंग इफेक्ट, और ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन है जो तुम्हारे ऊपर रोज होती है बिना तुम्हें पता चले। पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ ये क्या है, फिर बताता हूँ ये कैसे काम करता है, और फिर बताता हूँ इससे बचना कैसे है। कभी नोटिस किया है, जब तुम ज़ारा या H&M या कोई भी ब्रांडेड स्टोर जाते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखता है? एंट्री पे ही 15,000 20,000 की जैकेट्स और कोट्स दिखती हैं। तुम उन्हें देखते हो और सोचते हो यार महंगा है। फिर थोड़ा आगे जाते हो और 3,000 की टी शर्ट दिखाई देती है। तुम्हारा ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है, यार ये तो सस्ती है 15,000 के कंपैरिजन में। पर रुको, एक सेकंड सोच के देखो, 3,000 की टी शर्ट कब से सस्ती हो गई? तुम्हारी मम्मी तो 300 में टी शर्ट लाती थी ना।
पर तुम्हें 3000 सस्ती लगी। क्यों? ये है एंकरिंग इफेक्ट। तुम्हारे दिमाग में पहले एक बड़ा नंबर डाल दिया जाता है एंकर की तरह, और फिर बाकी सब कुछ उस एंकर के कंपैरिजन में जज होता है। डैनियल काहनमान, जो नोबेल प्राइज विनर साइकोलॉजिस्ट है और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी लेजेंडरी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन एब्सोल्यूट वैल्यूज में नहीं सोचता, हम हमेशा कंपैरिजंस में सोचते हैं। और ये कंपैरिजन का डिफॉल्ट पॉइंट वो होता है जो हमने पहले देखा या सुना। रियल एस्टेट एजेंट्स ये ट्रिक रोज यूज करते हैं। वो तुम्हें पहले एक बेकार सा घर दिखाते हैं जो ओवरप्राइस्ड है, तुम्हें वो पसंद नहीं आता ऑब्वियसली। फिर वो तुम्हें एक्चुअल घर दिखाते हैं जो वो बेचना चाहते हैं, वो भी महंगा है पर पहले के कंपैरिजन में बेटर लगता है, और तुम खरीद लेते हो। तुम सोचते हो कि तुमने अच्छा डील किया, पर एक्चुअली तुमने वो पे किया जो एजेंट चाहता था। Amazon पे देखो, हर प्रोडक्ट के नीचे ये फॉर्मेट होता है, MRP:2999 रुपीज, उसके ऊपर एक रेड लाइन स्ट्राइक थ्रू, फिर नीचे प्राइस :1499, सेविंग्स 1500 जो 50% है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ ये देखता है कि मैंने 1500 बचाए, डोपामीन रिलीज होता है, तुम खुश हो। पर एक सेकंड, एक्चुअली तुमने 1499 खर्च किए, वो भी एक ऐसी चीज पर जो शायद तुम्हें चाहिए भी नहीं थी। वो सेविंग्स रियल नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड है। स्टडीज शो करती हैं कि कई बार वो ओरिजिनल MRP कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डिलिबरेटली हाई लिखा जाता है ताकि डिस्काउंट बड़ा लगे। रेस्टोरेंट्स में मेन्यू साइकोलॉजी देखो। एक हाई एंड रेस्टोरेंट का मेन्यू उठाओ, सबसे पहले आइटम क्या होगा? 1800 का इंपोर्टेड स्टेक या 2200 का लॉबस्टर। तुम वो ऑर्डर नहीं करोगे प्रॉबेबली, पर अब जब तुम 600 का पास्ता देखोगे तो वो बहुत रीजनेबल लगेगा। यार 600 में पास्ता मिल रहा है, 1800 के स्टेक के कंपैरिजन में तो डील है, पर वो पास्ता की एक्चुअल कॉस्ट शायद 150 है। 600 भी एक्सपेंसिव है, पर तुम्हें सस्ता लगा क्योंकि एंकर एक्सपेंसिव था। अमीर लोग ये ट्रिक जानते हैं, इसलिए वो कभी भी फर्स्ट प्राइस को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानते। वो शॉपिंग से पहले रिसर्च करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चाहिए और उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है, फिर जाके शॉपिंग करते हैं। वो एंकर को इग्नोर करते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, सैलरी निगोशिएशन में भी ये होता है। जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो जो नंबर तुम पहले बोलते हो वो एंकर बन जाता है। अगर तुमने 8 लाख बोला तो निगोशिएशन 7 से 9 के बीच होगी। अगर तुमने 12 लाख बोला तो निगोशिएशन 10 से 14 के बीच होगी। पहला नंबर मैटर करता है। अमीर लोग ये जानते हैं, इसलिए वो हमेशा पहले बड़ा नंबर बोलते हैं निगोशिएशंस में। तो जब भी कोई सेल या डिस्काउंट दिखे, याद रखो कि ओरिजिनल प्राइस डिलिबरेटली हाई रखा गया है ताकि डिस्काउंट बड़ा लगे। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो कि अगर इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, कोई सेल नहीं होती, कोई एंकर नहीं होता, तो भी मैं ये खरीदता, और क्या ये अमाउंट में अफोर्ड कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ। अगर आंसर नो है तो मत खरीदो, सिंपल। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, एंकर्ड, ताकि मुझे पता चले कितने लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। चलो अब चलते हैं दूसरी ट्रिक पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग और डार्क हो जाती हैं। दूसरी ट्रिक है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, यानी नकली कमी पैदा करना। और ये ट्रिक तुम्हारे फियर और एंजाइटी को एक्सप्लॉइट करती है। कभी फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे शॉपिंग की है तो तुमने ये जरूर देखा होगा, प्रोडक्ट पेज पर लिखा होता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, या हरी ओनली 3 रिमेनिंग, या फिर सेल एंड्स इन 2 आवर्स 34 मिनट्स 12 सेकेंड्स। काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है रेड कलर में, अर्जेंट फीलिंग क्रिएट करता हुआ। तुम्हारे अंदर क्या होता है ये देख के? पैनिक, एंजाइटी, फोमो। तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि अगर अभी नहीं लिया तो हाथ से निकल जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो तुम बिना ज्यादा सोचे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ दबा देते हो। ये है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। रॉबर्ट चैल्डिनी ने अपनी लेजेंडरी बुक इन्फ्लुएंस में एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है, जिसे वो स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन ब्रेन जिस चीज को रेयर या लिमिटेड समझता है, उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल समझता है। ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से आता है। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में रिसोर्सेज एक्चुअली स्कैर्स थे। खाना लिमिटेड था, पानी लिमिटेड था, तो जो चीज कम मिलती थी वो प्रेशियस थी। ये इंस्टिंक्ट आज भी हमारे ब्रेन में है, और कंपनीज इस इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट करती हैं। वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करती हैं, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स निकालते हैं, फ्लैश सेल्स करते हैं, काउंटडाउन टाइमर्स लगाते हैं, ओनली फॉर फर्स्ट 100 कस्टमर्स बोलते हैं। और तुम सोचते हो कि ये जेन्युइन स्कैरसिटी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, पर मोस्टली ये मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी है, कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है। आईफोन लॉन्च होता है, देखो क्या होता है। एप्पल जानबूझकर लिमिटेड स्टॉक रखता है इनिशियली, लाइंस लगती हैं स्टोर्स के बाहर, लोग रात भर वेट करते हैं, मीडिया कवरेज होती है, न्यूज में आता है, और तुम सोचते हो कि भाई आईफोन में कुछ तो खास है, तभी इतनी डिमांड है, तभी लोग पागल हो रहे हैं।
पर ये डिमांड ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्रिएटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड है। एप्पल के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो ज्यादा फोन्स बना सकता है, पर वो जानबूझकर नहीं बनाता इनिशियली ताकि स्केर्सिटी फील हो और डिमांड और बढ़े। इंडिया में बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का एग्जाम्पल देखो। साल में एक बार आता है, महीनों पहले से मार्केटिंग होती है, सबसे बड़ा सेल, इतना सस्ता कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है कि यार इस बार मिस किया तो पूरा साल रिग्रेट करूंगा। फैमिली प्रेशर भी होता है, बेटा बिग बिलियन डे में टीवी ले लेना, सस्ता मिलेगा। पर क्या सच में प्राइसेस इतने कम होते हैं? मल्टीपल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस ने यह दिखाया है कि मोस्टली 10 to 15% ही एक्चुअल डिस्काउंट होता है। कई बार तो सेल से पहले प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और फिर सेल में डिस्काउंट दिखा दिया जाता है। ये डिसेप्टिव प्रैक्टिस है पर कॉमन है। बुकिंग वेबसाइट्स पे ये और भी ज्यादा होता है। 5 people are watching this hotel right now, लास्ट रूम अवेलेबल, प्राइस में इंक्रीज। ये सब तुम्हें जल्दी में डिसीजन लेने के लिए फोर्स करता है, सोच समझ के डिसीजन लेने का टाइम नहीं देता। अमीर लोग ये जानते हैं, वो कभी अर्जेंसी में डिसीजन नहीं लेते। उनका एक सिंपल रूल है, अगर कोई तुम्हें जल्दी में डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर रहा है, अगर कोई तुम्हें सोचने का टाइम नहीं दे रहा, तो प्रोबेबली वो डील तुम्हारे फेवर में नहीं है। जो सेलर कॉन्फिडेंट है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, वो तुम्हें टाइम देगा सोचने का। जो मैनिपुलेट कर रहा है, वो जल्दी करवाएगा। तो जब भी लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली फ्यू लेफ्ट या कोई भी अर्जेंसी क्रिएटिंग मैसेज दिखे, डीप ब्रेथ लो और 24 आवर्स वेट करो। अगर कल भी वही जरूरत फील हो, वही अर्जेंसी फील हो, तो खरीदो। ज्यादातर केसेस में कल वो अर्जेंसी गायब हो जाएगी और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें एक्चुअली जरूरत नहीं थी। कमेंट में बताओ तुम कितनी बार इस ट्रैप में फंसे हो। ऑनेस्ट आंसर। तीसरी ट्रिक है सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन, और ये सबसे पावरफुल और सबसे सटल ट्रिक्स में से एक है। ये ट्रिक तुम्हारे सोशल नेचर को एक्सप्लॉइट करती है। तुम कभी रेस्टोरेंट गए हो जहां बाहर लाइन लगी थी? तुमने क्या सोचा, यार खाना अच्छा होगा तभी इतने लोग आए हैं, यहां खाते हैं। पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि शायद लाइन इसलिए है क्योंकि अंदर सर्विस स्लो है, या सीटिंग कम है, या मैनेजमेंट बेकार है? नहीं सोचा ना, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड में ये अज्यूम करता है कि अगर बहुत लोग कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे। ये है सोशल प्रूफ, और ये एवोल्यूशनरी है। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में ग्रुप के साथ रहना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। जो अकेला पड़ा वो खा लिया गया, तो हमने सीख लिया कि भीड़ फॉलो करो। पर आज कंपनीज इसे एक्सप्लॉइट करती हैं। Amazon पे देखो, 1 लाख कस्टमर्स बॉट दिस आइटम, 4.5 स्टार्स विद 50,000 रिव्यूज। तुम्हें ऑटोमेटिकली लगता है कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते, पर क्या तुम जानते हो कि फेक रिव्यूज का पूरा इंडस्ट्री है? लोग पैसे लेकर पॉजिटिव रिव्यूज लिखते हैं, कंपनीज कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स पर नेगेटिव रिव्यूज डलवाती हैं। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखो, 500K फॉलोअर्स, OMG दिस प्रोडक्ट चेंज्ड माय लाइफ। तुम सोचते हो कि इतने फॉलोअर्स हैं तो लेजिट होगा, पर वो फॉलोअर्स फेक भी हो सकते हैं, और वो पोस्ट पेड प्रमोशन है जिसका डिस्क्लोजर नहीं किया गया। सोशल प्रूफ हर जगह मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है। शादी में देखते हो, शर्मा जी का बेटा IIT गया तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हें IIT भेजने का प्रेशर आता है। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी के बेटे से कम थोड़ी ना है मेरा बेटा। ये भी सोशल प्रूफ है। तुम वो करियर चूज करते हो जो सोसाइटी अप्रूव करती है, ना कि वो जिसमें तुम्हारी इंटरेस्ट या पोटेंशियल है। रिजल्ट क्या होता है? तुम 25 साल की उम्र में एक ऐसे जॉब में फंसे हो जो तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि सब यही कर रहे थे। MLM स्कीम्स को देखो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमवे, हर्बल लाइफ और न जाने कितनी। सबसे पहले वो क्या करते हैं, फेक सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। मेरे दोस्त राजेश ने 2 लाख कमाए फर्स्ट मंथ में, ये आंटी घर बैठे 50,000 कमा रही हैं। फोटोज दिखाते हैं, टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, इवेंट्स में लोग स्टेज पर आके बोलते हैं मैं पहले ब्रोक था अब करोड़पति हूं। तुम्हें लगता है कि अगर इतने लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमा लूंगा, पर स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं? FTC के डेटा के अकॉर्डिंग 99% लोग MLM में पैसा लूज करते हैं। 99%। वो 1% जो कमाते हैं उन्हीं की स्टोरीज तुम्हें बार बार सुनाई जाती हैं। बाकी 99% के बारे में कोई बात नहीं करता। स्टॉक मार्केट टिप्स वाले टेलीग्राम ग्रुप्स में भी यही होता है। स्क्रीनशॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स, ग्रीन चार्ट्स, आई मेड 50,000 टुडे, 500 पीपल ऑलरेडी जॉइंड आवर प्रीमियम ग्रुप, और तुम फोमो में ज्वाइन कर लेते हो। पर वो स्क्रीनशॉट्स फेक हैं, फोटोशॉप के, और वो 500 पीपल एग्जिस्ट नहीं करते, या वो भी विक्टिम्स हैं तुम्हारी तरह। मॉर्गन होसल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है कि योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेकअप मे बी 0.00001% ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। इसका मतलब ये है कि तुम अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस और अपने अराउंड के लोगों को देखकर डिसीजंस लेते हो, पर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है पूरे वर्ल्ड का। अमीर लोग ये समझते हैं, वो लोगों को देखकर डिसीजन नहीं लेते, वो डेटा देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, रिसर्च करते हैं।
तो जब भी बहुत लोग कुछ कर रहे हो तब रुको और पूछो कि क्या मेरे लिए भी ये सही है, मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी नीड्स क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। सिर्फ इसलिए मत करो कि सब कर रहे हैं। भीड़ फॉलो करना इजी है, पर भीड़ मोस्टली एवरेज है और एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं भीड़ को। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे और तुम्हारा पैसा चुपके चुपके निकलता रहेगा। चौथी ट्रिक है पेन ऑफ पेइंग को रिड्यूस करना, और ये मॉडर्न एरा की सबसे इफेक्टिव मैनिपुलेशन है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। रिसर्चर्स ने लोगों को MRI मशीन में रखा और उन्हें कैश से पेमेंट करवाया। उनके ब्रेन का स्कैन लिया। गेस करो ब्रेन का कौन सा एरिया एक्टिवेट हुआ? सेम एरिया जो फिजिकल पेन फील करता है, इंसुला। मतलब जब तुम कैश देते हो तुम्हारा ब्रेन लिटरली पेन फील करता है। ये एवोल्यूशनली है। रिसोर्सेज खो रहे हैं तो ब्रेन वार्निंग दे रहा है। लेकिन अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में क्या होता है। ऑलमोस्ट नो एक्टिवेशन इन दैट पेन एरिया। UPI से पेमेंट सेम, मिनिमल पेन। ऑटो डेबिट सब्सक्रिप्शन जीरो पेन। तुम्हारा ब्रेन रजिस्टर ही नहीं करता कि पैसा गया। कंपनीज ये जानती हैं, ये रिसर्च उनके पास है, इसीलिए उन्होंने पेमेंट को इनविजिबल बना दिया। पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है तुम्हारे ब्रेन को बाईपास करने के लिए। Amazon पे 1 क्लिक चेकआउट है, 1 क्लिक और ऑर्डर प्लेस्ड। सोचने का टाइम नहीं, पेमेंट ऑलरेडी सेव्ड है, फ्रिक्शन जीरो है। Zomato पे सेव्ड कार्ड्स है, Uber में ऑटोमेटिक पेमेंट है, राइड खत्म और पैसा कटा, तुम देखते भी नहीं। Netflix सब्सक्रिप्शन हर महीने साइलेंटली कट जाता है, तुम्हें नोटिफिकेशन भी नहीं आता मोस्टली। तुम कभी एक्टिवली डिसाइड नहीं करते कि हाँ मैं ये पैसा दे रहा हूँ, बस हो जाता है बैकग्राउंड में। और यही ट्रिक है पेमेंट को इनविजिबल बनाना, पेनलेस बनाना, फ्रिक्शनलेस बनाना। डैन एरियली जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट है और प्रिडिक्टिबली इरेशनल के ऑथर हैं, कहते हैं कि द लेस रियल मनी फील्स द मोर यू विल स्पेंड। जितना कम मनी रियल लगेगा उतना ज्यादा तुम स्पेंड करोगे। कसिनोज ये सालों से करते आ रहे हैं। वो चिप्स यूज करते हैं, कैश नहीं, क्योंकि चिप्स पैसे जैसी फील नहीं होती, वो कलर्ड प्लास्टिक डिस्क्स है। तुम्हारा ब्रेन उन्हें मनी की तरह ट्रीट नहीं करता, तो तुम ज्यादा बेट लगाते हो, ज्यादा रिस्क लेते हो। ऑनलाइन गेम्स में वर्चुअल करेंसी होती है, V-Bucks, डायमंड्स, कॉइन्स, ये डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग रखी जाती है। 1000 डायमंड्स मतलब कितने रुपीस, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में वो डायरेक्ट पेन नहीं होती। क्रेडिट कार्ड्स का पूरा बिजनेस मॉडल इसी साइकोलॉजी पर बेस्ड है। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि लोग क्रेडिट कार्ड से एवरेज 12 to 18% ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू कैश। कुछ स्टडीज में ये नंबर 20-25% तक जाता है। अब इमेजिन करो पूरी लाइफ में अगर तुम 15-20% ज्यादा स्पेंड कर रहे हो कंपेयर टू अगर तुम कैश यूज करते, तो तुम्हारी वेल्थ पर इसका कितना इंपैक्ट होगा। करोड़ का डिफरेंस हो सकता है 30-40 साल में। अमीर लोग ये जानते हैं, वो कैश प्रेफर करते हैं या डेबिट कार्ड यूज करते हैं, जहां रियल टाइम में अकाउंट से पैसा निकलता है और नोटिफिकेशन आता है। वो पेमेंट को विजिबल रखते हैं, वो हर वीक या मंथ अपने एक्सपेंसेस रिव्यू करते हैं, वो सब्सक्रिप्शंस रेगुलरली ऑडिट करते हैं। तो एक काम करो, अभी अपना फोन उठाओ और चेक करो कितने सब्सक्रिप्शंस चल रहे हैं तुम्हारे। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, Amazon प्राइम, स्विगी वन, Zomato गोल्ड, जिम मेंबरशिप, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, वो मेडिटेशन ऐप जो तुमने जनवरी में डाउनलोड किया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन के चक्कर में और 1 हफ्ते के बाद यूज करना बंद कर दिया, पर सब्सक्रिप्शन अभी भी चल रहा है। गारंटीड 3-4 ऐसे सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे जो तुम एक्टिवली यूज नहीं कर रहे, पर साइलेंटली वो तुम्हारा पैसा काट रहे हैं हर महीने। उन्हें कैंसिल करो आज, अभी। अगर ये ट्रिक तुम्हारे साथ हो रही है तो कमेंट में लिखो चेकिंग सब्सक्रिप्शंस नाउ, ताकि अकाउंटेबिलिटी बने। अरे 1 मिनट, हाफ वीडियो ऑलमोस्ट डन और इतना वैल्यू मिल रहा है। अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या सोच रहे हो, 1 क्लिक है बस। और अगर लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो, क्योंकि इससे एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है। प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि और लोग भी ये मैनिपुलेशन समझे और बचे। अब तक हम देख रहे थे कि कंपनीज तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करती है, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन। अब आता है वो पॉइंट जहां तुम खुद अपने आप को मैनिपुलेट करते हो, इंटरनल मैनिपुलेशन, जो एक्सटर्नल से भी ज्यादा डेंजरस है। 5वीं ट्रिक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, और ये ट्रैप बाहर से नहीं अंदर से आता है, तुम्हारे खुद के डिसीजन से। सोचो 5 साल पहले तुम्हारी सैलरी 30,000 थी, तब तुम्हारी लाइफ कैसी थी? तुम एक छोटे से रूम में लेते थे, पीजी या शेयर्ड फ्लैट, ढाबे का खाना खाते थे या घर पे बनाते थे मोस्टली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, मेट्रो, बस, ऑटो, छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते थे। 500 का डिनर बड़ा डील था और ऑनेस्टली तुम खुश थे, लाइफ सिंपल थी। आज तुम्हारी सैलरी 1 लाख है, 3x इंक्रीज। अब तुम 2 BHK में रहते हो, अकेले, एसी में, स्विगी जोमैटो से खाना आता है ऑलमोस्ट डेली, ओला उबर हर जगह, ब्रांडेड कपड़े, वीकेंड आउटिंग्स, एनुअल वेकेशन, लाइफ अपग्रेडेड है। पर एक चीज चेक करो, सेविंग्स कितनी बढ़ी। 5 साल पहले 30,000 में से 5,000 बचाते थे, आज 1 लाख में से कितना बच रहा है? अगर वो भी 15 to 20,000 है या उससे भी कम, तो तुम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप में फंस चुके हो, क्योंकि तुमने अपना लाइफस्टाइल सैलरी के साथ अपग्रेड कर लिया। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, रेशियो सेम रहा। ये नेचुरली होता है, कोई प्लान नहीं करता कि मैं ज्यादा खर्च करूंगा, बस होता जाता है। पार्किंसंस लॉ कहती है कि एक्सपेंसेस राइज टू मीट इनकम। जितना कमाओगे उतना खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा, अनलेस तुम कॉन्शियसली कंट्रोल करो। अब तो अफोर्ड कर सकता हूँ
हूँ। ये एक डेंजरस सेंटेंस है। ये सेंटेंस तुमने 50 बार बोला होगा लास्ट 5 साल में। हर अपग्रेड जस्टिफाई करने के लिए। नया फोन अब तो अफोर्ड कर सकता हूँ, बेटर कार अब तो अफोर्ड कर सकता हूँ, बिगर हाउस अब तो अफोर्ड कर सकता हूँ, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस अब तो अफोर्ड कर सकता हूँ। और हर बार तुमने अफोर्ड किया भी, पर एंड में बचा क्या? ऑलमोस्ट नथिंग। इंडिया में स्पेशली ये प्रॉब्लम बड़ी है क्योंकि सोसाइटी में स्टेटस सिंबल बहुत मैटर करता है। घर में मेहमान आए तो अच्छा दिखना चाहिए, रिलेटिव्स के सामने कमजोर नहीं लगना चाहिए, पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो हमें भी लेनी है, कजिन की शादी गोवा में हुई तो हमारी थाईलैंड में होनी चाहिए। ये सोशल कंपैरिजन तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तुम ईएमआई पे गाड़ी लेते हो, लोन पे शादी करते हो, क्रेडिट कार्ड पे वेकेशन जाते हो, इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज आते हैं, बट बैंक अकाउंट एम्प्टी होता है और फिर पूरी लाइफ ये सब पे करते रहते हो। वॉरेन बफेट को जानते हो ना, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनकी नेटवर्थ अराउंड $100 बिलियन है। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। 65 ईयर ओल्ड घर, नेब्रास्का का एक मॉडेस्ट सा घर। उनके पास ऑप्शन है दुबई में आइलैंड खरीदने का, प्राइवेट जेट्स का फ्लीट रखने का, 50 कार्स रखने का, पर वो सेम मॉडेस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो ये भी जानते हैं कि रियल वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, जो बैंक अकाउंट में है, जो इन्वेस्टेड है, जो ग्रो हो रही है। तो रूल ये है कि जब भी इनकम बढ़े लाइफस्टाइल को सेम रखो, कम से कम 2-3 साल तक। जो एक्स्ट्रा पैसा आए वो इन्वेस्ट करो। 5 साल बाद तुम उतने अमीर हो जाओगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तब अगर लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी हो तो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से करो, सैलरी से नहीं। अगर ये पॉइंट हिट हुआ तो कमेंट में लिखो लाइफस्टाइल चेक करना पड़ेगा। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी मनी साइकोलॉजी से। और एक बार समझ गए तो बहुत सारी गलत डिसीजन से बच जाओगे। छठी ट्रिक है सम कॉस्ट फैलेसी, और ये तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले समझो ये है क्या। सोचो तुमने एक मूवी की टिकट ली 500 रुपए की, पीवीआर गोल्ड, रिक्लाइनर सीट, पॉपकॉर्न भी लिया 300 का, टोटल 800 का इन्वेस्टमेंट। अब मूवी स्टार्ट होती है, 30 मिनट्स देखते हो, पता चलता है मूवी बकवास है, बोरिंग है, प्रिडिक्टेबल है, ओवर एक्टिंग है। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन 1, बाहर निकलो, 2 घंटे बचाओ, कुछ और प्रोडक्टिव या एंटरटेनिंग करो। ऑप्शन 2, बैठो और पूरी मूवी देखो, चाहे टॉर्चर ही क्यों ना हो। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? ऑप्शन 2, क्यों भाई 800 रुपए दिए हैं, अब तो पूरी देखनी पड़ेगी। पर ये लॉजिक गलत है। वो 800 रुपए तो जा चुके हैं, चाहे तुम मूवी देखो या ना देखो, वो 800 वापस नहीं आने वाले। अब तुम्हारे पास जो है वो है तुम्हारे नेक्स्ट 2 घंटे, और वो तुम डिसाइड कर सकते हो कि टॉर्चर में गुजारो या कुछ बेटर करो। पर हम संक कॉस्ट में फंसे रहते हैं। जो इन्वेस्ट हो चुका है उस पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट्स अहेड। ये रिलेशनशिप्स में होता है। 10 साल दिए हैं इस रिलेशनशिप को, कितना एफर्ट लगाया है, अब कैसे छोड़ दूं? पर अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तुम्हें हर्ट कर रहा है, तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रहा, तो वो 10 साल और रीजन है निकलने का, नॉट रीजन टू स्टे। ये जॉब्स में होता है। 5 साल इस कंपनी में लगा दिए, प्रमोशन नहीं मिला, ग्रोथ नहीं है, पर अब कैसे बदलूं? 5 साल वेस्ट हो जाएंगे। पर वो 5 साल ऑलरेडी स्पेंड हैं। तुम्हारा डिसीजन अब के बारे में होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। 50,000 डाल दिए हैं स्टॉक में, प्राइस नीचे गिर गया, अब क्या करूं? और डाल देता हूं, एवरेज आउट हो जाएगा। पर अगर फंडामेंटली वो कंपनी खराब है तो और पैसा डालना मतलब और पैसा गंवाना। बट तुम संक कॉस्ट में फंस जाते हो। बहुत लोग गलत स्टॉक्स में इसलिए फंसे रहते हैं कि इतना तो डाल चुका हूं। स्टार्टअप्स में फाउंडर्स ये गलती करते हैं, 2 साल लगा दिए इस आइडिया में, अब कैसे पिवट करूं, सब वेस्ट हो जाएगा। पर अगर आइडिया काम नहीं कर रहा, मार्केट नहीं चाहती, तो 2 और साल लगाने से भी काम नहीं करेगा। बेटर है नया आइडिया ट्राई करो। जो पैसा या टाइम जा चुका है वो डिसीजन का पार्ट नहीं होना चाहिए। डिसीजन सिर्फ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे बेस्ड होना चाहिए। आगे क्या बेस्ट है ये पूछो, ना कि पीछे क्या लगा दिया। अमीर लोग रूथलेसली कट करते हैं जो काम नहीं कर रहा। वो 1 सेकंड नहीं सोचते कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया था। वो इवैल्यूएट करते हैं कि आगे क्या पोटेंशियल है। जेफ बेजोस ने फायर फोन लॉन्च किया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड, मैसिव फेलियर, मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। बेजोस ने क्या किया? तुरंत बंद कर दिया, नो अटैचमेंट टू संक कॉस्ट, और फिर वही रिसोर्सेज AWS में लगाए, जो आज Amazon का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो एक काम करो, अपनी लाइफ में देखो कहाँ तुम सिर्फ इसलिए फंसे हो कि इतना तो इन्वेस्ट कर दिया। वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो बिजनेस आइडिया, वो कोर्स जो काम नहीं कर rहा। ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। अगर फ्यूचर में स्कोप नहीं है तो कट योर लॉसेज और निकलो। पास्ट इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर डिसीजन मत बनने दो। 7वीं ट्रिक है FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये आज की जनरेशन का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है जो तुम्हारे खिलाफ यूज हो रहा है। हर दिन, हर मिनट इंस्टाग्राम खोलो, स्टोरीज देखो, दोस्त मालदीव्स गया है, क्रिस्टल क्लियर वाटर, सनसेट, लिविंग माई बेस्ट लाइफ कैप्शन। तुम्हें क्या फील होता है? यार मैं क्या कर रहा हूँ, सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पड़ा हूँ। स्क्रॉल करो थोड़ा,
फ्रेंड ग्रुप ने नया रेस्टोरेंट ट्राई किया, फैंसी प्लेस, एस्थेटिक फोटोज। तुम उस गैदरिंग में नहीं थे। तुम्हें क्या फील होता है? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं मिस आउट हो गया। लिंक्डइन खोलो, किसी का पोस्ट, एक्साइटेड टू अनाउंस आई हैव जॉइंड गूगल, 500 लाइक्स, 200 कमेंट्स। तुम्हें क्या फील होता है? मैं पीछे रह गया, सब आगे निकल रहे हैं। क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट्स, मेड 2 लाख टुडे, दिस कॉइन 10x हो गया। तुम्हें क्या फील होता है? यार मैं भी डालता तो अमीर हो जाता, मिस हो गया अपॉर्चुनिटी। ये है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये डिजाइन्ड है, इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स एग्जैक्टली यही करते हैं। वो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें इनसिक्योर फील कराए। सक्सेस स्टोरीज, लाइफस्टाइल कंटेंट, एक्सपेंसिव परचेसेस, ट्रैवल फोटोज। वो तुम्हें नॉर्मल या एवरेज लाइफ नहीं दिखाते क्योंकि वो एंगेजिंग नहीं है, फोमो एंगेजिंग है। इनसिक्योर इंसान ज्यादा स्क्रॉल करता है, ज्यादा एंगेज होता है, ज्यादा एड्स देखता है, ज्यादा स्पेंड करता है। ये बिजनेस मॉडल है। 2021 में क्रिप्टो बूम आया, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, डोजकॉइन 10,000% ऊपर गया। एक मीम कॉइन जो शुरू में जोक था, हर जगह क्रिप्टो की बात हो रही थी, न्यूज में, रील्स में, डिनर टेबल पर, ऑफिस में। मीम्स थे, अगर 2020 में 10,000 डाला होता तो आज करोड़पति होता। लोगों ने फोमो में घर बेच के क्रिप्टो में डाला, सेविंग्स डाल दी, लोन लेके डाल दिया, पेरेंट्स के पैसे डाल दिए। फिर क्या हुआ? 2022 में क्रैश, बिटकॉइन 70% नीचे, ऑल्ट कॉइन्स 80-90% नीचे। बहुत से कॉइन जीरो हो गए। जो फोमो में लेट आए थे वो बर्बाद हो गए। कुछ ने सुसाइड की। ये रियल केसेस हैं। सेम स्टोरी हर बबल में रिपीट होती है। 2000 में .com बबल में हुई थी, लोग आईटी स्टॉक्स में फोमो में घुसे, क्रैश। 2008 में रियल एस्टेट बबल में हुई थी, लोग ओवरप्राइस प्रॉपर्टीज फोमो में खरीदी, क्रैश। पैटर्न सेम है हर बार। कुछ लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस बढ़ता है, मीडिया कवरेज होती है, वो लोग अमीर दिखते हैं, सक्सेस स्टोरीज वायरल होती हैं, बाकी लोग फोमो में आते हैं, डिमांड से प्राइस और बढ़ता है, पीक के पास, फिर क्रैश होता है, लेट कमर्स का पैसा जाता है, अर्ली इन्वेस्टर्स निकल चुके होते हैं। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सब खरीद रहे हो, जब सब एक्साइटेड हो, जब हर जगह वही बात हो रही हो, तब सावधान हो जाओ, प्रॉबेबली वो पीक के पास है। जब सब बेच रहे हो, जब पैनिक हो, तब देखो, प्रॉबेबली अपॉर्चुनिटी वहां है। पर फोमो एग्जैक्टली ऑपोजिट करवाता है तुमसे। जब सब एक्साइटेड होते हैं तब तुम भी एक्साइटेड हो जाते हो, जब सब पैनिक करते हैं तब तुम भी पैनिक करते हो। हर्ड मेंटालिटी, और हर्ड मोस्टली स्लॉटर के लिए जाती है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार सब कर रहे हैं, मैं मिस कर रहा हूं, तब समझ जाओ कि प्रॉबेबली तुम लेट हो, और लेट एंट्री में मोस्टली लॉस होता है। पेशेंस रखो, रिसर्च करो, अपना एनालिसिस करो, फोमो का डिसीजन मत लेने दो। कमेंट में बताओ तुमने कभी फोमो में कोई इन्वेस्टमेंट या परचेस की है जिसका बाद में रिग्रेट हुआ। 8वीं ट्रिक है द डिडरो इफेक्ट, और ये बहुत सटल है, बहुत स्लोली काम करता है, पर बहुत डेंजरस है। ये एक चेन रिएक्शन है जो तुम्हारे एक परचेज से शुरू होती है और खत्म नहीं होती। इसका नाम डेनिस डिडरो के नाम पर है, जो 18वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर थे। उनके साथ क्या हुआ सुन लो, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिडरो बहुत टाइम तक गरीब रहते थे, स्ट्रगलिंग राइटर थे। एक दिन उन्हें एक ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव स्कारलेट रोब गिफ्ट में मिली। सिल्क का गाउन था, गॉर्जियस था। उन्होंने पहना, खुश हुए, पर फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने अराउंड देखा। उनका पुराना फर्नीचर उस रोब के साथ मैच नहीं कर रहा था। पुरानी कुर्सी बिसाइड अ गॉर्जियस रोब ऑड लग रहा था, तो उन्होंने फर्नीचर बदला। नया फर्नीचर आया। अब कार्पेट पुरानी लग रही थी, नया कार्पेट। अब कर्टन्स मैच नहीं कर रहे, नए कर्टन्स। अब पेंटिंग्स पुरानी लग रही थी, नई पेंटिंग्स। एक रोब से शुरू हुआ और पूरा घर बदल गया, और डिडरो फाइनेंशियली और बुरी हालत में आ गए। उन्होंने बाद में ऐसे लिखा, रिग्रेट्स ऑन पार्टिंग विद माई ओल्ड ड्रेसिंग गाउन, जिसमें उन्होंने इस फिनोमिनन को डिस्क्राइब किया। आज इसको डिडरो इफेक्ट कहते हैं। एक परचेज ट्रिगर्स मल्टीपल रिलेटेड परचेजेस ताकि सब कुछ मैच करे, अपग्रेड हो, कंसिस्टेंट लगे। मॉडर्न लाइफ में ये हर जगह है। न्यू आईफोन लिया, अब नया केस चाहिए। एयरपॉड्स प्रो चाहिए क्योंकि वायर्ड ईयरफोन्स आईफोन के साथ मैच नहीं करते। एप्पल वॉच चाहिए क्योंकि इकोसिस्टम कंप्लीट करना है। मैकबुक भी ले लो सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए। आईपैड भी क्यों नहीं जब इतना सब है। एक फोन का परचेज पोटेंशियली 2-3 लाख का स्पेंडिंग बन जाता है। न्यू कार ली, अब प्रीमियम सीट कवर्स चाहिए, फैंसी डैशबोर्ड एक्सेसरीज चाहिए, एलॉय व्हील्स अपग्रेड करनी है, सनरूफ फिल्म लगवानी है, साउंड सिस्टम अपग्रेड करना है। एक 10 लाख की गाड़ी पे 2-3 लाख और लग जाते हैं एक्सेसरीज में। न्यू हाउस ली, अब फर्नीचर न्यू चाहिए, अप्लायंसेस अपग्रेड चाहिए, कर्टन्स, ब्लाइंड्स, लाइटिंग सब न्यू।
डेकोर आइटम्स, बालकनी सेटअप, गार्डन सेटअप। एक परचेज ट्रिगर्स 10 मोर। कंपनीज ये जानती हैं, इसीलिए एप्पल इकोसिस्टम बनाता है। वो चाहते हैं तुम्हारा एक प्रोडक्ट लीड करे मोर प्रोडक्ट्स की तरफ। इसीलिए फर्नीचर स्टोर्स कंप्लीट द लुक सजेस्ट करते हैं। दिस सोफा गोज ग्रेट विद दिस कॉफी टेबल, दिस रग एंड दीज कुशंस। इसीलिए फैशन ब्रांड्स हेड टू टो आउटफिट्स शो करते हैं मैनिकिन्स पर। शर्ट, पैंट, शूज, बेल्ट, वॉच, सनग्लासेस। सर पूरा लुक ले लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम्हारा एक परचेज उनके 10 परचेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो रूल ये है कि जब भी कोई बड़ी चीज खरीदने का प्लान करो, उसके साथ आने वाले एडिशनल पोटेंशियल परचेजेस का भी बजट पहले से कैलकुलेट करो। उसका टोटल कॉस्ट देखो, नॉट जस्ट इनिशियल कॉस्ट। अगर वो टोटल अफोर्ड नहीं हो रहा, तुम्हारी फाइनेंशियल प्लान में फिट नहीं हो रहा, तो शायद वो ओरिजिनल परचेज भी अभी के लिए अफोर्ड नहीं हो रही। थिंक होलिस्टिकली, नॉट इन आइसोलेशन। अब तक हमने बाकी लोगों का और कंपनीज का बिहेवियर डीकोड किया, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपका खुद का बिहेवियर और साइकोलॉजी, जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। 9वीं ट्रिक है डीलेड ग्रेटिफिकेशन का मैनिपुलेशन। स्टैनफोर्ड का फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट याद है? बच्चों को एक मार्शमेलो दी गई, बोला गया अगर 15 मिनट वेट करो तो 2 मिलेंगे। जो बच्चे वेट कर पाए वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ये है डीलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की छोटी सैक्रिफाइस कल के बड़े रिवॉर्ड के लिए। पर आज की पूरी इकोनॉमी तुम्हारी डीलेड ग्रेटिफिकेशन तोड़ने पर फोकस्ड है। बाय नाउ पे लेटर, ये लिटरली एंटी डीलेड ग्रेटिफिकेशन है। पहले लो मजा, बाद में दो पैसा। EMI कल्चर तुम्हारी पेशेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। Amazon सेम डे डिलीवरी, Zomato 30 मिनट डिलीवरी, Netflix इंस्टेंट स्ट्रीमिंग, सब कुछ अभी चाहिए। और जब तुम ये हैबिट बना लेते हो तो इन्वेस्टिंग इम्पॉसिबल लगती है। इन्वेस्टिंग में रिजल्ट 10, 15, 20 साल बाद दिखता है, पर तुम्हारा ब्रेन अब 15 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ये कंडीशनिंग है। अमीर लोग ये जानते हैं, वो डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, वो वेट करते हैं, वो इंपल्स कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं। एक एक्सरसाइज ट्राई करो। एक हफ्ते के लिए कोई भी ऑनलाइन परचेज मत करो। जो भी खरीदना हो फिजिकली शॉप में जाके लो। देखो कितना मुश्किल लगता है। ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी डीलेड ग्रेटिफिकेशन मसल कितनी वीक हो गई है। फिर धीरे धीरे इसे स्ट्रॉन्ग करो। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। और अब 10वीं और सबसे डेंजरस ट्रिक है। ये सुनने के बाद शायद तुम अनकंफर्टेबल फील करो, पर ये सच है। 10वीं ट्रिक है सिस्टम डिजाइन, और ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग सिर्फ ट्रिक्स नहीं जानते, वो सिस्टम डिजाइन करते हैं। सोचो स्कूल में तुम्हें क्या सिखाया गया? पढ़ो, अच्छी मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, जॉब लो, सैलरी कमाओ, टैक्स दो, रिटायर करो। ये सिस्टम किसने डिजाइन किया? तुमने नहीं। ये सिस्टम उन लोगों ने डिजाइन किया जिन्हें एम्प्लॉइज चाहिए थे। डोसाइल, ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, जो 40 साल काम करें और फिर रिटायर हो जाएं। स्कूल में तुम्हें जॉब लेना सिखाया गया, जॉब देना नहीं सिखाया गया। तुम्हें सैलरी कैसे कमाएं ये सिखाया गया, सैलरी कैसे दें ये नहीं सिखाया गया। तुम्हें पैसा कैसे स्पेंड करें ये सिखाया गया, पैसा कैसे इन्वेस्ट करें ये नहीं सिखाया गया। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। टैक्स सिस्टम देखो, एम्प्लॉय का टैक्स पहले कटता है, फिर सैलरी मिलती है। बिजनेस ओनर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है, फिर बचे हुए पे टैक्स देता है। सेम इनकम, डिफरेंट टैक्सेशन। लोन्स देखो, गरीब को पर्सनल लोन मिलता है 15-18% इंटरेस्ट पे, अमीर को बिजनेस लोन मिलता है 8-10% पे। सेम बैंक, डिफरेंट रेट्स। रियल एस्टेट देखो, गरीब रेंट देता है, अमीर वो रेंट कलेक्ट करता है, और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती रहती है। सिस्टम अमीर लोगों के फेवर में डिजाइन्ड है, क्योंकि सिस्टम अमीर लोगों ने बनाया है। अब इस सिस्टम को बदल नहीं सकते तुम, पर एक काम कर सकते हो। सिस्टम को समझो और सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइज करो। बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे छोटा ही हो। इन्वेस्टिंग सीखो, टैक्स प्लानिंग सीखो, एसेट्स बिल्ड करो। ये सब लीगल है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, पर स्कूल में नहीं सिखाया गया तो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। यही वो लाइन है जहां से एम्प्लॉय माइंडसेट खत्म होता है और वेल्थ बिल्डर माइंडसेट शुरू होता है। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला, एंकरिंग इफेक्ट, जो तुम्हें महंगा सस्ता दिखाता है। हमेशा एक्चुअल वैल्यू देखो, डिस्काउंट नहीं। दूसरा, आर्टिफिशियल स्कैसिटी, जो फेक अर्जेंसी क्रिएट करती है। 24 आवर रूल फॉलो करो। तीसरा, सोशल प्रूफ, जो तुम्हें भीड़ फॉलो करवाता है। डेटा देखो, लोगों को नहीं। चौथा, पेन ऑफ पेइंग, जो इनविजिबल स्पेंडिंग करवाता है। कैश यूज करो या स्पेंडिंग ट्रैक करो। पांचवा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो इनकम के साथ एक्सपेंसेस बढ़ाता है। लाइफस्टाइल सेम रखो, वेल्थ बढ़ने दो। छठा, संक कॉस्ट फैलेसी, जो तुम्हें गलत जगह फंसे रखती है। फ्यूचर देखो, पास्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। सातवां, फोमो, जो इंपल्सिव डिसीजंस करवाता है। जब सब एक्साइटेड हो तब सावधान रहो।
8वां, डिडरो इफेक्ट, जो एक परचेज को 10 में बदलता है। एडिशनल कॉस्ट्स पहले कैलकुलेट करो। 9वां, डिलेड ग्रेटिफिकेशन ब्रेकडाउन, जो पेशेंस तोड़ता है। वेट करने की प्रैक्टिस करो। 10वां, सिस्टम डिजाइन, जो तुम्हें एम्प्लॉय बना के रखता है। सिस्टम समझो और ऑप्टिमाइज करो। अगर तुम सिर्फ ये एक रूल फॉलो करो कि हर डिसीजन लेने से पहले 24 आवर वेट करो, तो तुम्हारे 50% इंपल्स परचेजेस रुक जाएंगे। और अगर तुम इनकम का 20% पहले इन्वेस्ट करो, फिर खर्च करो, तो 10 साल में तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय या कंज्यूमर नहीं हो, तुम अपने पैसे के CEO हो। मनी साइकोलॉजी हमें यही सिखाता है कि पैसा इमोशनल गेम है, और जो अपनी इमोशंस कंट्रोल कर लेता है वो पैसा कंट्रोल कर लेता है। अब आपसे मेरी 3 चीजें। कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया। एंकरिंग इफेक्ट, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या सिस्टम डिजाइन। क्या आपने पहले कभी साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है या आज पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुना? नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डार्क साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप्स या ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें, या रिच डैड पुअर डैड की डिटेल्ड समरी? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है, इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमैटो पर पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो फ्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, 10 गलतियां जो तुम्हें गरीब रखती हैं, जहां हम और भी डीप मनी मिस्टेक्स कवर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना कम तुम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे, और जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतनी ही तेज तुम्हारी ग्रोथ होगी। ये था AIRN। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, और याद रखो, आप पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स आपके हाथ में हैं।